बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व 4 टाइम्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस 9 टाइम्स डी वाई ओवर डी टी प्लस 44 टाइम्स एक्स प्लस 49 टाइम्स वाई इज इक्वल टू टी। सेकेंड इक्वेशन है 3 टाइम्स डी ओवर डी टी प्लस 7 टाइम्स डी वाई ओवर डी टी प्लस 34 एक्स प्लस 38 वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर टी। यहाँ पर एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और टी यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर होगा एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी फाइंड करना और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी फाइंड करना, यानी एक्स वाई की वैल्यू टी के टर्म्स में हमें फाइंड करना है। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम पहले इक्वेशन को यहाँ पर जो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो डी ओवर डी टी है उसको हम अगर डी ओवर डी टी को कैपिटल डी से डिनोट कर लें तो इसको लिखा जा सकता है 4dx लिख सकते हैं। इसी तरीके से 9 टाइम्स डी ओवर डी टी को चूँकि हमने डी से डिनोट कर दिया तो ये डी वाई बन जाएगा, प्लस का 44x और प्लस का 49y इज इक्वल टू टी। ये हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है इसी को हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब x वाले जो टर्म्स हैं उनको साथ साथ लिख लें और इन दोनों में से हम x को अगर बाहर ले लेंगे तो 4d प्लस का 44 मिल जाएगा। x को यहाँ पर हमने बाहर लिख दिया, प्लस इसी तरीके से जो y वाले जो टर्म्स हैं उनमें से y को बाहर लेंगे तो 9d प्लस का 49y हो जाएगा। राइट हैंड साइड में यहाँ पर t है। ये हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है और इस इक्वेशन का हम लोग आगे चल के यूज़ भी करेंगे। फ़िलहाल अभी इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं और सेकंड जो इक्वेशन हमको दे रखा है इसको भी हम इस डी का इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जो सेकंड इक्वेशन है इसको ऐसे लिख देंगे 3 टाइम्स डी एक्स प्लस का 7 टाइम्स डी वाई प्लस 34 टाइम्स एक्स प्लस का 38 टाइम्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर टी, जो कि राइट हैंड साइड में है। अब यहाँ पर x वाले टर्म को अगेन हम एक साथ करेंगे तो x को कॉमन लेने पर राइट हैंड साइड में 3d प्लस का 34 हो जाएगा और x को हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे क्योंकि ये ऑपरेटर है जो उस पर ऑपरेट होकर हमें ये वैल्यू मिलेगी। ऐसे y वाले जो टर्म है उनको भी ऐसे लिख देंगे 7d प्लस का 38, y को हम राइट हैंड साइड में यहाँ लिखेंगे, एक ऑपरेटर है। हम y को यहाँ पर या x को पहले नहीं लिख सकते, ये ध्यान रहे, ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन नहीं है। और राइट हैंड साइड में ई टू द पावर टी है। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ से कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल मींस x या y यहाँ से एलिमिनेट हो जाए ताकि सिर्फ एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल रहे और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हुए। तो इसके लिए हम जैसे अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं इसीलिए हमने यहाँ पर इसके अलग अलग किया है ताकि हमें पता चले y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है या x का कोफिशिएंट कितना है। क्योंकि हम इन कोफिशिएंट को जो है इक्वेट कर देंगे, हालांकि ऑपरेटर आएंगे इनको आपस में इक्वेट कर देंगे तो फिर हम जब इक्वेशन को माइनस करेंगे या अगर साइन अलग अलग होते तो प्लस करते यानी प्लस माइनस होते साइन, तो कुल मिला के यहाँ पर हमें हटाना है, एलिमिनेट करना है, काटना है यहाँ से और x में ही बदलना है या y में बदलना है, किसी एक में बदलना है। तो हमने सोच लिया कि x में रखना है, y को एलिमिनेट करना है ताकि आसानी से सॉल्व कर सकें। दोनों को एक साथ लेके तो नहीं सॉल्व कर सकते, तो किसी एक को यानी y को हम यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए ऑपरेटर यानी ये ऑपरेटर y के साथ जो इक्वेशन नंबर सेकंड में है इसको ऑपरेट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 पे और ये जो ऑपरेटर है इसको इक्वेशन नंबर हम 2 पर ऑपरेट कर देंगे। उससे हमें जो इक्वेशन मिलेंगे उनको आपस में माइनस करने पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इस चीज़ को हम करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो हम ऑपरेट कर रहे हैं इस इक्वेशन 1 को इस वाले से, यानी इसका जो कोफिशिएंट है। तो ऑपरेटिंग इक्वेशन 1y 7d प्लस का 38 इससे ऑपरेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 पर जब ऑपरेट कर रहे हैं तो
आप ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7D प्लस का 38 डायरेक्ट करने का मतलब मेरा ये है कि आप ये दोनों ऑपरेट करके डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं। जो हम आगे चल के जो स्टेप लिखें आप उसको भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम इसको इस पर ऑपरेट कर दिया, ये टर्म लिख लिया, इस पर ऑपरेट कर रहे हैं, उस टर्म को भी लिखेंगे। तो ये प्लस का है 7D प्लस का 38 और यहाँ पर 9D प्लस का 49 y और राइट हैंड साइड में भी ऑपरेट हो जाएगा 7D प्लस का 38 जो कि t पर ऑपरेट होगा। t पर यहाँ पर ऑपरेट कर दिया। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लें, इसको ऑपरेट कर दें इसके ऊपर, और इसको भी और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ब्रैकेट को आपस में ओपन करें, इसका इंटू भी करते हुए चलें। तो इसका इंटू यहाँ होगा तो आ जाएगा 28D स्क्वायर, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 308D आ जाएगा। ऐसे ही इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो प्लस का 152D आ जाएगा। और इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, तो ये वैल्यू आ गई थी 1672 आ गई थी। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब, और ऑपरेटर यहाँ पर x आपको नज़र ही आ रहा है प्लस का। ऐसे ये चूँकि कैंसिल हो जाएंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो कैंसिल ही हो जाएंगे। 7D प्लस का 38 और यहाँ पर 9D प्लस का 49y, और राइट हैंड साइड में जब इसको ऑपरेट कर दिया तो 7 और d का मतलब होता है d/dt जो कि t पर ऑपरेट होगा, और प्लस का 38 पर भी t ऑपरेट होगा, यानी मल्टीप्लाई होगा सिंपली। यहाँ पर इनको ऐड भी किया जा सकता है, तो 28D स्क्वायर और प्लस का इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 10 0 और ये फिर 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा 4 होगा 460, जो भी आ जाए वो आप लिख लेंगे 1672 और x इसको एज इट नोट कर देंगे 7D प्लस का 38 और 9D प्लस का 49 y, ये हमने प्लस का निशान था, प्लस का करना चाहिए, और इक्वल का साइन ये है। टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो 7 × 1 7 आ गया, प्लस का 38t आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल के छोड़ देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 पर जब हमने ऑपरेट किया था 7D प्लस 38, यानी इक्वेशन 2 में y का जो कोफिशिएंट है वो अब इक्वेशन नंबर 1 में जो y का कोफिशिएंट है उसको इस पर ऑपरेट करेंगे, ताकि इनके कोफिशिएंट दोनों में बराबर हो जाएं और y को हम एलिमिनेट कर सकें। तो ऑपरेटिंग इक्वेशन 1 में y को कोफिशिएंट नज़र आ रहा है 9D प्लस का 49, इसको ऑपरेट करना है ऑपरेटिंग इक्वेशन 2y बाई दिस वैल्यू। अब हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 पर, इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो आ रहा है 9D प्लस का 49, ये हमने लिख दिया। उसके बाद इसको लिखा है, यानी ये है 3D प्लस का 34 x प्लस का 9D प्लस का 49 और 7D प्लस का 38, ये पहले से मौजूद है यहाँ पर, इसको हमने लिख रखा है y, और राइट हैंड साइड में भी हम जो e की पावर x है उस पर ये ऑपरेट कर रहे हैं 9D प्लस का 49 e टू द पावर t। बाकी हमने इक्वेशन नंबर 2 पर 2 को ऑपरेट कर दिया है, 2 पर इस पर ये ऑपरेटर लगा दिया है 9D प्लस का 49। इक्वेशन नंबर 2 के ये वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लें, जैसे कि पहले बताया कि इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों ब्रैकेट्स का। तो इसका इंटू यहाँ पर होगा तो आ जाएगा 27D स्क्वायर, इसका इंटू यहाँ पर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 306D, इसका इंटू यहाँ पर लिख देंगे तो 147D, और इनका इंटू यहाँ पर कर लिया तो ये आ गया 1666x, और फिर उसके बाद में इसको एज इट नोट कर लें, और आप चाहें तो इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा है। इस केस में हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 7D प्लस का 38, इसको बाद में लिख दें 9D प्लस का 49, y इज़ इक्वल टू
इसको अंदर ऑपरेट करेंगे तो 9d मतलब d/dt होगा और ये e⁻t पर ऑपरेट हो जाएगा, प्लस 49 में भी आ जाएगी e⁻t। अब यहाँ पर इन दोनों को आपस में ऐड किया जा सकता है जो सेम है, तो 27 d² प्लस का इन दोनों को ऐड कर लें, ये हो जाएगा 13 का 3 हो गया, ये 5 बन जाएगा और ये 4d। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, इसको एज इट लिख दें क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई होके तब आया था ये। और x प्लस का इनको तो ऐसे ही लिखा रहने दें क्योंकि आपको मालूम है ये फैक्टर ये टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको बनाया है। अब e⁻t का जो डिफ्रेंसिएशन होता है आपको मालूम है कि e⁻t होता है, ऐसे लिख देंगे 49 e⁻t। सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अभी इक्वेशन नंबर 4 डाल लें इसको, और इक्वेशन नंबर जब हम 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करेंगे तो देखने y वाले जो कोफिशिएंट है वो हमें यहाँ पर इक्वल नज़र आ रहा, कैंसिल हो जाएगा, इसे लिखेंगे भी नहीं और हम इसको लिख लेंगे और इसको इस ऑपरेटर को लिख देंगे और x को इसमें कॉमन देते हुए भी लिख देंगे। और राइट हैंड साइड में है तो उनको पहले ये लिखना होगा, इसमें से माइनस करेंगे इस वैल्यू को, तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे, यानी हम इक्वेशन नंबर जो हमारा 3 आया है उसमें से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करते हुए अगली स्टेप में हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर जो 3 आया था उसका मिला था कोफिशिएंट 28d², x को कोफिशिएंट 460d + 1672 और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे x को, इसलिए x नहीं लिख रहे हैं। फिर माइनस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 का जो x को कोफिशिएंट है वो आ जाएगा यहाँ पर, ब्रैकेट में लिखेंगे 27d² + 453d + 1666 अब x को हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब राइट हैंड क्योंकि y वाले कोफिशिएंट कैंसिल हो गया, y वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 3 में जो लिखा है 7 + 38t और माइनस करना है इक्वेशन नंबर जो 4 का था, यानी 9 e⁻t + 49 e⁻t। हालांकि ये तो दोनों ऐड भी हो जाएंगे तो ऐड करके भी लिख सकते थे यहाँ पर 58t। चलिए बाद में कर लेंगे ये काम। पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारे टर्म ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये 28 में से 27 माइनस होगा तो 1 टाइम्स d² बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर इसमें से 460 में से 453 माइनस करेंगे तो ये 7 टाइम्स बचेगा प्लस का d, और 1672 में से ये माइनस करेंगे 1666 तो ये 6 बच रहा है, और x तो यहाँ पर दोनों में से कॉमन हमने नहीं रखा था, ऑपरेट हो रहा है ये ऑपरेटर x पर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 + का 38t है ये, और ये दोनों ऐड कर लें जो कि 9 माइनस के ही आएंगे 58 e⁻t। अब ये हम देख रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जो कि x यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरीके की सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका सबसे पहले निकालते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। दी एक्सिलरी इक्वेशन अगर आप शॉर्ट में इसको लिखना चाहें तो इसको AE से डिनोट किया जाता है। एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो जहाँ पर भी d नज़र आए x कोफिशिएंट में जो d का फंक्शन है उसमें m पुट कर दिया, m² प्लस का 7m प्लस का 6 राइट हैंड साइड में 0 और m में ये इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो m² प्लस इसको 6 को लिख सकते हैं 6 × 1 और 6 में 1 ऐड होगा तो 7 आ जाएगा, और तो इसमें 7 लाने के लिए यानी 6 और 1 का यूज़ करेंगे तो 6m प्लस का 1m प्लस का 6 राइट हैंड साइड में 0 है यहाँ से, और यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले लेंगे, m को कॉमन लेंगे तो m प्लस का 6 हो गया, और 1 कॉमन लेंगे तो m प्लस का 6 बराबर 0। ये m प्लस 6 भी कॉमन लिया तो m प्लस 1 आ गया बराबर 0। यहाँ से हम अगर इनको 0 के बराबर पुट करें तो m की वैल्यू रखने पर -1 मिल रही, और इसमें 0 रखेंगे तो माइनस का 6 मिल रही। m की इस वैल्यू से हम x के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हम x के लिए लिख सकते हैं जो कि आएगा c1 e⁻m की जो वैल्यू है वो लिखें, उसमें x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t उससे मल्टीप्लाई कर दें
और प्लस का C2 e टू द पावर -6 ये m की वैल्यू, और उसके बाद में इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से m की वैल्यू जो आई है उसमें मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद x के लिए हमने पर्टिकुलर इंटी ये लिखा जो हमने फाइंड किया है CF वो ऑफ x का है, ऐसे ये पर्टिकुलर इंटीग्रल भी जो है x का ही निकाला जा रहा है। तो 1/, में ये डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाला जा रहा है, इक्वेशन जो हमें लास्ट में यहाँ पर मिली है, इसका हम लोग को पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो x का जो फंक्शन है, x का जो कोफिशिएंट है उसमें जो d का फंक्शन है वो यहाँ पर अपान में आ जाएगा, यानी d² प्लस का 7d प्लस का 6, और ये ऑपरेटर जो है ऑपरेट हो जाएगा जो भी यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में पूरी वैल्यू लिख देते हैं। 7 प्लस का 38t और माइनस का 58 e टू द पावर t। तो ये कांस्टेंट है जो e की पावर 0 इंटू टी कर सकते हैं, e की पावर ये 1 इंटू टी है। तो ये अलग टाइप की फंक्शन है और ये अलग है, हालांकि ये तीन अलग अलग हम कंसीडर करेंगे और तीनों के लिए अलग, दो के लिए एक ही फार्मूला हो जाएगा, एक के लिए अलग होगा, लेकिन तीनों अलग तरीके से करना होगा। मीन्स ये ऑपरेटर जब 7 पे ऑपरेट होगा तो 7 तो हम चाहे तो बाहर लिख लें यहाँ पहले, तो 1/d² प्लस का 7d प्लस का 6, लेकिन यहाँ पर 7 इंटू 1 करा तो 1 पर ये ऑपरेट होगा। ऐसे ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट करेंगे तो आप 38 को तो शुरू में लिख दें, और ये d² प्लस का 7d प्लस 6 जो होगा ओनली t पर ऑपरेट होगा, इसके लिए अलग फार्मूला। ऐसे यहाँ पर 58 को आप यहाँ पर शुरू में लिख दें, और जो ऑपरेटर है d² प्लस का 7d प्लस 6 ये ऑपरेट हो जाएगा e की पावर t पर। तो इन दोनों के लिए एक ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं e टू द पावर 0 इंटू टी लिख सकते हैं, यानी t का कोएफिशिएंट 0, और अगर ये जो t का कोएफिशिएंट 0 है उसको हम d की जगह रखने पर ये पूरा 0 नहीं बनना है तो अब रख दीजिए और सॉल्व हो जाएगा ये। तो d के यहाँ 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ओनली 6 बचेगा। तो यानी 0² प्लस 7 इंटू 0 प्लस का 6, क्योंकि हमने इस यहाँ पर लिखा था इस 1 को मान लिया था e टू द पावर 0 इंटू टी, क्योंकि e की पावर 0 1 होती है इसलिए। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूँकि अलजेब्रिक है तो इसको हम चेंज करेंगे बाइनोमियल में। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में d की पावर में लिखना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसमें 6 को लिखेंगे, फिर d की 1 पावर लिखेंगे, फिर d की 2 पावर लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। वो ये है पॉलिनोमियल, यानी अलजेब्रिक है, पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको हमने चेंज किया है। और इसमें सेम यही फार्मूला लगाना है जो आप लोग जानते भी हैं कि जो e की पावर में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका कोएफिशिएंट देखते हैं, जो कि नहीं लिखा तो 1 है, तो d की जगह पर आप 1 रख देंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस का 6, और इसको e की पावर t को एज इट लिख दें। तो अब ये तो वैल्यू 0 0 हो गई, 6 बचा है यहाँ पर, तो 7 में 6 बचा है। e की पावर 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो उसे 1 लिख दें, फिर प्लस का साइन है ये लगा दें, 38 है वो लिख दें। और यहाँ पर आप क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि यहाँ पर जो भी है उसको 1 बनाना है, क्यों बाइनोमियल बनाना है। बाइनोमियल एड इंडेक्स में ये 1 होता है पहला टर्म, तो यहाँ से 6 को बाहर ले लेना है तो वही 1 आ जाएगा, और बाकी जो भी हमारा है 7d प्लस का d² उसके अपान में कर देना है, जो भी यहाँ पर है 6 क्यों बाहर लिया तो डिवाइड हो जाएगा 6 से, t लिख दें इसको, और ये 58 अपान में है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 प्लस का 6 और e की पावर t। ये तो सॉल्व हो चुका है, सिर्फ इस पर ही फोकस करना है। तो इन दोनों को हम साथ साथ यानी पास पास लिख देंगे, तो 7/6 बचा, और ये हो जाएगा 14 हो जाएगा अपान में। तो इसको इन दो टर्म को हम पहले लिख देते हैं। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है x के लिए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारा 7/6 था पहला टर्म। दूसरे को हमने कहा कि हम पहले लिख देंगे इसको, तो माइनस का 58 अपान में ये हो गया था 14 और e की पावर t। फिर इसके बाद जो जिसमें सॉल्व करना है हमको उसको लिख देंगे, ये था प्लस का 38 न्यूमरेटर में था, अपान में 6 था, और जो इसमें हमारा ये वैल्यू बची हुई है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो ये पावर अभी नहीं लिखी तो 1 है, वो न्यूमरेटर में लेंगे, -1 पावर हो जाएगी। तो इस पूरे ब्रैकेट को हम ले जा रहे हैं 1 प्लस का ये था
7, इसको अगर अलग अलग भी कर लें 7/6d और प्लस का d²/6 और होल पावर इसकी -1 जो ऑपरेट होना है t पर। ये हमारा राइट हैंड साइड में जो चल रहा था पर्टिकुलर इंटीग्रल में वो है। तो 7/6 प्लस इसे हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं, यानी इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 आ जाएगा और 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू जो थी माइनस में चल रही थी तो हमने प्लस का साइन लगा के गलती की, ये माइनस का है 29/7 e⁻t प्लस का ये भी हम देख रहे हैं 2 से कैंसिल हो रहा है तो इसमें कैंसिल कर देंगे 3 और ये हो जाएगा 19 2 38 होता है तो 19/3 हो गया। और यहाँ पर हम लोग जो है वो एक फार्मूला ऑपरेट हम लोग कर देंगे इसमें। तो 1 + x की पावर n का जो फार्मूला होता है 1 + x की पावर n बाइनोमियल थ्योरम n इंडेक्स 1 + nx होता है और n-1/फैक्टोरियल 2 ऐसी इसमें पावर x की बढ़ती जाएगी और ये फैक्टर भी इसी तरीके से n-1 n-2/फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। लेकिन हमें ज़्यादा टर्म यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि जो t है उसकी पावर 1 है और d का मतलब होता है dy/dt यानी डिफ्रेंशिएशन करना। आपको मालूम है एक बार डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे t का तो 1 आ जाएगा, 2 बार 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसकी हमें अगर 2 पावर भी आ गई यानी d² वाला टर्म तो ये सब 0 हो जाएंगे। d² आएगा तो उसे 0 कर दे, कांस्टेंट को 0 कर देगा। एक बार डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया, दूसरी बार में 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ही 1 का डिफ्रेंशिएशन। तो इसलिए हमें सिर्फ 2 टर्म ही चाहिए क्योंकि तीसरा टर्म मैंने बता दिया कि इसका स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम जो d की पावर होगी वो 2 होगी, d² पे तो 4 भी होगी और इन दोनों के इंटू कटवाइस यानी d³ भी होगी तो वो सब 0 में चले जाएंगे। इसलिए हम ज़्यादा टर्म नहीं लिखेंगे, जो हमारे काम के हैं वही लिखेंगे यानी 1 लिखेंगे और n का मतलब -1, x का मतलब ये 7/6d प्लस d²। उसमें भी हम देख रहे हैं ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा क्योंकि d² का मतलब कि जब ऑपरेट होगा ये t पर तो 2 बार t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब एक बार कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, दूसरी बार करेंगे 1 का 0 हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये चल रही है 7/6 ये यहाँ पे लिखा हमारे और माइनस का 29/7 e⁻t प्लस 19/3 और ये 1 और यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लस का साइन होगा वो इस माइनस की वजह से माइनस में बदल जाएगा यानी माइनस के हो जाएंगे ये 7/6d माइनस का d²/6 और भी टर्म आएंगे लेकिन आप एंड्स ऑन करके छोड़ दीजिए और t इस पर अगले स्टेप में ऑपरेट कर देंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 7/6 माइनस 29/7 e⁻t प्लस का 19/3 और ये t हो जाएगा माइनस का 7/6 dt और माइनस का d²/6 t हो जाएगा। और इसे भी छोड़ सकते थे क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ये बस टर्म बचेगा हमारे पास 7/6 माइनस का 29/7 e⁻t प्लस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग 19/3 t हो जाएगा और माइनस का 19/3 इंटू 7/6 ये और d का मतलब होता है d/dt यानी t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको हम लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया है। तो इन्हीं टर्म्स को हमें अब लिखना है। देखने की कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हमें ये मिल रहा है और इसमें 7/6 दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं यानी हम पहले इस टर्म को लिख देते हैं 19। आप कैलकुलेशन है जिस तरीके से चाहे करें, फिर इस टर्म को लिख दें 29/7 e⁻t और देख रहे हैं कि इसमें 7/6 यहाँ पर भी नज़र आ रहा है और इस वाले टर्म में भी हमें वैसे तो आप मल्टीप्लाई कर भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर 7/6 को कॉमन लेके कर रहे हैं। आप कैलकुलेशन को जैसे चाहें वैसे करें इसको और वैल्यू निकाल लें। अब तो करीब करीब आ चुका है। 7/6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पर 19/3 बचेगा। फिर एलसीएम लेके इसे सॉल्व करें या जैसे चाहे करें आप, ये अपनी मर्जी है। कैलकुलेशन को प्लस का 7/6 और इंटू ये एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस का 19 माइनस का 16 आ जाएगा और अपान में 3 आ जाएगा और ये 2 से कैंसिल होता हुआ भी नज़र आ रहा है यानी 3 आ जाएगा और ये 8 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 57 8 56/9 हो जाएगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 19/3 t माइनस का
29/7 की पावर टी और माइनस का 56/9 ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम यहाँ पर अपना जो x की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ t लिख सकते हैं, क्योंकि x के लिए हम निकाल चुके हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी इसका फाइंड कर चुके हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी लास्ट में जो निकाली सामने ही हमारे, दोनों को ऐड करके लिख देंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पीछे हमने निकाला था, साइड सॉल्व किया था, तो उस वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं। यानी वो वैल्यू थी c1 e की पावर माइनस का t और प्लस का c2 e की पावर माइनस का 60। देख लीजिएगा पीछे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे ये सामने लिखी हुई है, प्लस का 19/3t माइनस का 29/7 e की पावर t माइनस का 56/9। ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आ गई, यानी एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब जब तक y की वैल्यू नहीं आएगी तब तक कंप्लीट नहीं होगा आंसर। तो उस y की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखिए आप, x की वैल्यू हमारे पास है और इक्वेशन नंबर 1 को देखिए और 2 को, या इससे पहले जो हमारी जो गिवन वैल्यू उसको देखें अगर हम, तो वहाँ से हमें समझना आसान हो जाएगा, y की वैल्यू को निकालना आसान हो जाएगा। तो लेकिन अगर देख रहे हैं, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 जो दे रखा है उसमें x की वैल्यू निकालने, तो हम उससे x की वैल्यू है हमारे पास, उससे हम dx/dt निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है फिर हमारे पास y भी होगा, dy/dt भी होगा। हालांकि हम उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन y में जो बनेगा इसी तरीके का बनेगा, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये रहेगी कि मेहनत हमारी बढ़ जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम यहाँ से dy/dt को एलिमिनेट कर लें। इससे क्या होगा कि dy/dt जब एलिमिनेट हो जाएगा तो इधर या तो x बचेगा, y बचेगा और dx/dt मिलेगा। तो dx/dt हमें ज़रूरत पड़ेगी, y तो हमें फाइंड करना है, x हमें मिल चुका है और dx/dt हो, तो इस dx/dt की वैल्यू पहले फाइंड कर लें और जो गिवन इक्वेशन है उनसे हम एलिमिनेट कर लें इन वैल्यू को। यानी मेरे कहने का मतलब है जो हमारा y है उस y को अगर हम एलिमिनेट कर लेते हैं तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो गिवन वैल्यू है, आप इक्वेशन जो 1 और 2 डाल चुके हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर a डाल दें और इसको इक्वेशन नंबर b डाल दें। हम a और b जो गिवन वैल्यू है उसका यूज़ करें, लेकिन हमें फ़िलहाल अभी उसमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी dx/dt की, इसलिए हम इसको पहले ही फाइंड करके रख देते हैं, क्योंकि x तो अभी हमने फाइंड किया है, बस इसको dx/dt निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको t के रिस्पेक्ट में इक्वेशन को बस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ से इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके ये x को निकाल लेते हैं dx/dt की। तो राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि ये c1 कांस्टेंट है, इसको हम पहले लिख देंगे और e की पावर माइनस टी का डिफ्रेंशिएट के बाद माइनस टी होगा, फिर माइनस टी का करना पड़ेगा जो कि माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन। फिर नेक्स्ट टर्म इसमें c2 इंटू में है, कांस्टेंट बाहर ले लिया, e की पावर माइनस 60 का ये हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस 60 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 6 इंटू 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म हमारा है प्लस का 19/3, तो प्लस का 19/3 तो कांस्टेंट बाहर ले लिया और टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 के इक्वल आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमें दिख रहा है 29/7 वो लिख दिया और e की पावर टी का डिफ्रेंशिएशन की पावर टी और माइनस का 56 है अपन 9, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये तो हम लोगों ने dx/dt की वैल्यू फाइंड कर ली है और इसमें सिंपली इसको सही से लिखें तो माइनस को शुरू में लिख दें, c1 e की पावर माइनस का t और माइनस का 6 को पहले लिख दें, माइनस 6 c2 e की पावर माइनस का 60 और प्लस का 19/3 हो जाएगा और ये माइनस का 29/7 e की पावर टी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो वैल्यू है उसको लिख दिया। इसका भी आके यूज़ भी करेंगे, हम इसको इक्वेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं क्योंकि हमारा इक्वेशन 4 तक पड़ गया। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दें क्योंकि या 6 डाल दें, क्योंकि 5 हम डालना चाहेंगे जो x की वैल्यू आई है और x की वैल्यू और जो भी आई है लास्ट में जो dx/dt इनका यूज़ करेंगे। और इक्वेशन नंबर जो अभी हमने a और b डाले थे उनसे हम पहले तो dy/dx को छुटकारा पाएंगे, फिर जो ज़रूरत अभी पड़ेगी dx/dt की वो हम यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5 से और x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से।
फिर हम यहाँ से y की वैल्यू आसानी से निकाल सकेंगे। तो अभी जो है वो हमें एलिमिनेट करना है dy व dt, इसलिए 7 का मल्टीप्लाई इसमें यहाँ पर कर दें और 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, यानी एलसीएम इनका बनाना है तो इनका मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम होगा जो कि 63 है। तो 63 के लिए बनाने के लिए इसको 7 का यहाँ इक्वेशन नंबर ए में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी इक्वेशन नंबर ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से और उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर पहले। तो या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस कर दें इक्वेशन नंबर बी में 9 से मल्टीप्लाई करके। तो इक्वेशन नंबर 1 ए में जो 7 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 7 को 28 से 28 dx ओवर dt। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो जो कि हमारा 9 है, तो 9 में 7 से इंटू करेंगे 63 dy ओवर dt। फिर उसके बाद में ये प्लस का हो जाएगा, इस 7 से ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 44 में तो आ जाएगा 308 x। और इसी तरीके से नेक्स्ट में जो 49 है उसमें बाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343, यानी 7 का क्यू हो जाएगा। y इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में t है तो 7t हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर हमारा जो b है उसमें हमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और यहाँ पर लिख देंगे। तो 27 मिलेगा dx ओवर dt, और ये कोफिशिएंट तो सेम ही होना चाहिए 63 dy ओवर dt होगा, यहाँ पर dt कर लीजिए। और 34 में मल्टीप्लाई करेंगे जब हम यहाँ पर, तो 34 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 306x मिलेगा। फिर इसके बाद ये जो हमारा 38 इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 342y, और राइट हैंड साइड में जो है e की पावर t उसमें 9 से इंटू करेंगे 9 टाइम्स e की पावर t मिल जाएगा। ये दोनों इक्वेशन जो मिले उनको हमें आपस में माइनस इसलिए करना है कि हमें dy ओवर dt को नहीं चाहिए, हमको हटाना था ये, और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और डी ओवर डी टी के फॉर्म में जो हमें मालूम है, तो y की वैल्यू आसानी से हम लोग फाइंड कर सकेंगे। तो इसमें से 28 में 27 में माइनस होगा 1 टाइम्स dx ओवर dt बचेगा, और फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 2 टाइम्स बच रहा है हमारे पास x, और फिर प्लस का ये भी 1 टाइम्स y बच रहा है, और राइट हैंड साइड में 70 में से माइनस हो जाएगा 9 टाइम्स e की पावर t। हमें y की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों टर्म को हम राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे। तो y की वैल्यू मिल जाएगी 70 माइनस 9 टाइम्स e की पावर t माइनस dx ओवर dt। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, और 2x भी राइट हैंड साइड में जाके माइनस का 2x हो जाएगा। तो सभी की वैल्यू हमको पता है, इसकी भी और इनकी भी। इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से और ये इक्वेशन नंबर 6 से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू हो जाएगी 70 माइनस का 90। उसके बाद में हम यहाँ पर dy ओवर dt की वैल्यू ऊपर से देख के यहाँ पर लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में। इक्वेशन नंबर 6 से लिख दीजिए c1 e की पावर t माइनस का 6 टाइम्स c2 e की पावर माइनस का 60 प्लस 19/3 माइनस का 29/7 e की पावर t। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 6 का यूज़ किया। उसके बाद माइनस का 2 टाइम्स x है, और x की वैल्यू हम पीछे फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 5 में। वहाँ से देख के हम इसको लिख रहे हैं या लिख सकते हैं। ये है c1 e की पावर माइनस का t प्लस का c2 इंटू e टू द पावर माइनस का 60 प्लस 19/3t माइनस का 29/7 e की पावर t माइनस का 56/9। अब बस इनको प्लस माइनस करना है, वही हम यहाँ पर करके इसको लिख सकते हैं। तो पहले हम c1 c2 वाले टर्म्स से लिख दें। तो यहाँ पर 2 से इंटू होगा तो माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 में से 1 टाइम्स हट जाएगा, और जो माइनस का 1 टाइम्स बचेगा c1 e की पावर माइनस का t। अब हम c2 वाले टर्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 2 टाइम्स c2 मिलेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6। तो 6 प्लस के और 2 माइनस के, तो प्लस का 4 टाइम्स बचेगा c2 e टू द पावर माइनस का 60। उसके बाद हम यहाँ पर t वाले कोफिशिएंट को देख लेंगे कि t का कोफिशिएंट कितना। सबसे पहले तो ये t का जो कोफिशिएंट यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है वो यहाँ पर ये 9 e की पावर t है,
क्योंकि ये टर्म हमें एज इट नोट करना था, ये ऐसे नोट कर लिया, ये ऐसे नोट कर लिया, तो ये आपने डिटेक्ट कर लिया होगा। टी का कोफिशिएंट जो भी है हमें लिख देना है। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि देखो टी का कोफिशिएंट 7 है, उसके बाद इसमें देखेंगे टी का कोफिशिएंट हमें नज़र नहीं आ रहा। दूसरे वाले में टी का कोफिशिएंट ये है, जो कि तब मिलेगा जब ब्रैकेट ओपन होगा, -2 का इसमें इंटू होगा 19 में, तो 38/3 हो जाएगा ये टी का कोफिशिएंट। उसके बाद हम ई की पावर टी के कोफिशिएंट की बात करेंगे। तो ई की पावर टी का कोफिशिएंट सबसे पहले देख रहे हैं कि ये माइनस का 9 है, और फिर इस वाले ब्रैकेट में देखें ई का कितना कोफिशिएंट है ई की पावर टी का, उसको भी ये तो चूँकि हमने C1 C2 वाले पहले लिख लिए तो इनको नहीं देखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मिल रहा है, जब माइनस का इंटू यहाँ होगा तो प्लस का हो जाएगा ये 29/7, ये भी ई की पावर टी का कोफिशिएंट है। और ऐसे ही ई के बाद टी का कोफिशिएंट तब मिलेगा जब यहाँ माइनस का इंटू यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2 से इंटू करेंगे तो 58/7 हो जाएगा ई की पावर टी का कोफिशिएंट। अब एक और बचा हुआ है जो कि कांस्टेंट है, तो ई की पावर टी भी हो गया है। कांस्टेंट वाले टर्म लिख देंगे जो यहाँ पर मिल रहा है, जो कि माइनस का हो जाएगा। प्लस वाला हम पहले लिख लें, ये -2 का जब लास्ट में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा कोफिशिएंट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 हो जाएगा, अपान में 9 है। और माइनस वाला तब मिलेगा जब इस माइनस का इंटू यहाँ पर हो जाएगा 19/3। तो y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर अब निकाल सकते हैं, y = -C1 ई की पावर माइनस का टी प्लस 4 टाइम्स C2 ई की पावर माइनस का 60, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। और इनके बीच का जो डिफरेंस है 21, और इसके जो डिफरेंस है वो निकालने के लिए लिख लेते हैं इसको पहले। तो ये 21 माइनस का 38/3, ये टी का कोफिशिएंट। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम अगर हम 7 ले लें तो माइनस का 63, और ये चूँकि सेम है तो डायरेक्ट हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लें, ये 7 है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अब कुछ भी नहीं बचा है, तो दोनों को ऐड किया 17, तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें भी एलसीएम ले लीजिए, कांस्टेंट वाले टर्म में 9 एलसीएम हो जाएगा, तो 112 - 3 का इसमें इंटू कर देंगे 57 हो जाएगा। अब y की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, y = माइनस का C1 ई टू द पावर माइनस का टी प्लस का 4 टाइम्स C2 ई की पावर माइनस का 60, और फिर इनका जो डिफरेंस आएगा तो माइनस का ये 17 आ जाएगा, अपान में 3 है इंटू टी, और इनका भी डिफरेंस लिखना पड़ेगा, तो ये प्लस का आएगा, और 7 3 ये 4 आ गया, और ये 2 बचेगा, अपान में है 7 ई की पावर टी, और इनका डिफरेंस ये 55 बचेगा, अपान में 9। तो y की वैल्यू आ चुकी है, और हमने x की वैल्यू भी पहले फाइंड कर ली थी, और दोनों की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ t निकली है। तो ये जो हमारे x की वैल्यू आई है क्वेश्चन नंबर 5 से, और भी क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ये लिखा है, तो फ्रॉम 5 and 7 जो हम कलेक्टिवली इसको रखेंगे तो इसका हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इनको साथ साथ लिख देना एक्स वाई की वैल्यू को, और ये हमारा आंसर हो गया, सोल्यूशन हो गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।